तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीग की जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप फर्जी और गलत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली पुलिस ने जारी किया मौलाना मोहम्मद साद को चौथा नोटिस, सरकारी लैब में कराएं कोरोना की जाँच। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को मौलाना मोहम्मद साद को चौथा नोटिस जारी कर सरकारी लैब में कोरोना की जांच कराने के लिए कहा है। बता दें कि तबलीग की जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद ने एक प्राइवेट लैब में कोरोना का टेस्ट करवाया है, जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस नोटिस में क्राइम ब्रांच ने मौलाना मोहम्मद साद से कुछ सवाल के जवाब भी मांगे हैं जो उन्होंने पुराने नोटिस में नहीं दिए थे। तो ये काफ़ी बड़ा जो है क्राइम ब्रांच ने जो है दिल्ली की सवाल किया है कि अब मौलाना मोहम्मद साद सरकारी लैब में कोरोना की जांच कराएं और अपनी रिपोर्ट जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपें। तो देखते हैं मौलाना मोहम्मद साद इसका क्या जवाब देते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी से रघुराम राजन ने कहा भारत में गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए की है जरूरत। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की। इसके तहत पहली बात उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से की। राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान रघुराम राजन से कहा कि हमारी एक प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि क्षमताएं सीमित हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि हमें ये तय करने की आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था को साथ में कैसे रखें ताकि जब हम दोबारा शुरू करें तो ये स्वयं चलने में सक्षम हो। मुझे लगता है कि लोगों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन आपको इस महामारी का इलाज एक ऐसी स्थिति के रूप में करना होगा जो अभूतपूर्व है। हमें जरूरत पड़ने पर मानदंडों को तोड़ना होगा जिसकी हमें जरूरत है। साथ ही साथ एक ही समय में ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे पास केवल सीमित संसाधन है। लॉकडाउन हटाने में हमें समझदारी से काम लेना होगा, नाप तोल कर कदम उठाने होंगे क्योंकि भारत के लोगों को लंबे समय तक खाना खिलाने की क्षमता नहीं है। तो ये राहुल गांधी ने काफी बड़ा बयान दिया, जिसके बाद रघुराम राजन ने कोरोना वायरस के संकट पर राहुल गांधी को बताया कि भारत में गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत है और वह ये खर्चा उठा पाने में सक्षम है। इस दौरान राहुल ने राजन से सवाल करते हुए पूछा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन को खोला जाना चाहिए और अगर खुलता है तो उसे कैसे खोला जाए। इसका जवाब देते हुए रघुराम राजन ने कहा कि अगर हम इस तरह की सोच रखते हैं कि जिस समय कोरोना वायरस के मामलों की संख्या शून्य हो जाएगी उसके बाद लॉकडाउन खोला जाए तो ये असंभव है। कभी भी जो है भारत में कोरोना वायरस के शून्य होने की आशंका अभी दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर से पूछा कि अभी तो देश संकट में है लेकिन महामारी के बाद क्या हिंदुस्तान को इस घटना का कोई फायदा होगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम विजय रूपाणी का दावा कोरोना से लड़ने में गुजरात सक्षम, तबलीगी जमात के कारण मामले बढ़े। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य में से एक गुजरात है, जिसके मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का दावा है कि राज्य में हालात अभी नियंत्रण में हैं और इस संकट से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन के चलते आने वाले समय में संक्रमण से प्रभावितों की संख्या में कमी आएगी। हालांकि अहमदाबाद में संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तबलीगी जमात के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया है। रूपाणी ने कहा कि ये बात काफी हद तक सही है कि तबलीगी जमात की घटना के बाद राज्य में विशेष तौर पर अहमदाबाद में इस महामारी के मामले काफी बड़े हैं। हालांकि हमने इससे होने वाले नुकसान को कम से कम करने की कोशिश की है, लेकिन जब जो स्थिति सामने आ चुकी है उसे हमें हल करना ही होगा। उन्होंने महामारी संक्रमितों के इलाज में धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने के आरोपों को भी खारिज किया है। कहा कि अस्पताल में मरीजों को उनकी आयु, स्त्री पुरुष, मेडिकल हिस्ट्री तथा संक्रमण की तीव्रता के आधार पर अलग अलग वार्ड में रखा जाता है, इसलिए भेदभाव की बात बेबुनियाद है। रूपाणी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारी शासन व्यवस्था का मूल मंत्र है। हम जो भी काम करते हैं, योजना बनाते हैं या कोई कदम उठाते हैं वह राज्य की 6.5 करोड़ जनता के लिए होता है। तो ये काफी बड़ा जो है रूपाणी ने बयान दिया है, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि जो है गुजरात में हिंदू मुस्लिमों का अस्पताल में भेदभाव हो रहा है कि उन्हें मुसलमानों को दूसरे बेड कलर के बेड पर रखा जा रहा है और हिंदुओं को अलग कलर के बेड पर रखा जा रहा है। जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, न्यूज़ भी काफ़ी वायरल हुआ था और उसी को आज जो है विजय रूपाणी ने खारिज किया है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रवासी मजदूरों से सीएम योगी आदित्यनाथ की भावुक अपील, सब्र रखें, हम आपको घर पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य में फंसे उत्तर
प्रदेश के कामगार प्रवासी मजदूरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक अपील की है। उन्होंने श्रमिकों से कहा कि वे सब्र रखें, सरकार उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है और हर किसी को उनके घर पहुंचाया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गठित टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सभी राज्य में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों से भावुक अपील की है। योगी ने कहा कि कामगारों ने अभी तक जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखें, संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सभी को घर तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, इसीलिए वे जहां हैं वहीं रहें। उन्होंने अपील की है कि सभी मजदूर और कामगार संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में हैं और घरों के लिए पैदल ना निकलें। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने संबंधित सभी राज्यों को पत्र लिखकर वहां फंसे मजदूरों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और मेडिकल रिपोर्ट समेत विस्तृत विवरण मांगा है, जिसके बाद उनको उनके घर तक छोड़ा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भावुक अपील की है सभी मजदूरों से। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गुजरात में 1 मई से मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों पर लगेगा 2000 से 50,000 रुपए का जुर्माना। नई गाइडलाइन हुई जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम ने फैसला लिया है कि 1 मई से अगर दुकानदार या दुकान के कर्मचारी अगर बिना मास्क के पाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की रकम 2000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच होगी। साथ ही माल या स्टॉल का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। नगर निगम आयुक्त विजय नेहरा का कहना है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं कि माल से दुकानों और उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहनना जरूरी है। वहीं अहमदाबाद नगर निगम ठेले पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं को मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर भी देगी। इसके बाद भी अगर ठेला विक्रेता अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इन पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं नागरिकों पर मास्क नहीं पहनने पर 1000 से 5000 रुपए का तक जुर्माना इन सब्जी वालों पर लगेगा। वहीं दुकानदारों पर 2000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाएगी अब जो है गुजरात सरकार। तो काफी बड़ा फैसला लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राज्य सरकारों ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा ट्रेन की व्यवस्था हो। कहा प्रवासी मजदूरों को बसों से घर भेजना मुमकिन नहीं है। इसी बीच रेल मंत्रालय ने भी कहा कि रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, बसों से प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद ही चलेंगी ट्रेनें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बसों से वापस उनके घर भेजने की इजाजत जो है राज्य सरकारों को दे दी है। इसी बीच इंडियन रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बात का इंतजार किया जाएगा कि कितने लोग बसों से अपने घर के लिए रवाना होते हैं। इस तरह से रेलवे पर लोड कम होने के बाद ही कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाने पर विचार किया जा सकता है। दरअसल लंबी दूरी तक बसों से प्रवासी मजदूरों को ले जाने में भी आसानी नहीं होगी। रेलवे पर लोड कम होने के बाद स्पेशल ट्रेनों पर होगा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य सरकार अपनी सहूलियत के मुताबिक जितने लोगों को बसों से वापस भेज सकती है उसके बाद ही स्पेशल ट्रेनें चलाने की किसी योजना पर विचार किया जाएगा। तो ये रेलवे ने काफी बड़ा बयान दिया है कि पहले सभी प्रवासी मजदूरों को बसों से भेजा जाए, बसों से भेजने के बाद ही जो है ट्रेनों को चलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने पर एक बस में केवल 25 से 30 लोगों को ही बिठाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी बसों का इंतजाम करना होगा और हर बस की हर सवारी की निगरानी करना भी आसान नहीं होगा। वहीं रेल मंत्रालय ने साफ कहा है कि पहले सभी राज्य सरकारें बसों के द्वारा अपने अपने राज्य में अपने प्रवासी मजदूरों को बुलाएं और उसके बाद ही जो है हम विशेष ट्रेनें कुछ चलाएंगे जिनके द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा जाएगा। तो ये रेलवे ने काफी बड़ा फैसला लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना वॉरियर की मौत पर परिवार को 30 लाख मुआवजा देगी कर्नाटक सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया है कि ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने से किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके परिवार को अब 30 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, नागरिक कार्यकर्ता या पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी करते हुए कोरोना संक्रमित के शिकार होते हैं और उनकी मौत होती है तो सरकार से 30 लाख रुपए उनके परिवार को दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि फ्रंट लाइन में जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं उनका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं उनके परिवार की मदद भी सरकार करेगी। बता दें कि देश भर में मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों और दूसरे ऐसे लोग जो लॉकडाउन के दौरान भी ड्यूटी कर रहे हैं उनके लगातार कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि काफी बड़ा
जो है बयान दिया है कर्नाटक सरकार ने कि 30 लाख तक का मुआवजा देगी कर्नाटक सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन इंटरनेट नहीं, जम्मू कश्मीर में मूलभूत अधिकार आतंकी करते हैं, जम्मू कश्मीर ने इस चीज का इस्तेमाल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि इंटरनेट मूलभूत अधिकार नहीं है। इसके साथ ही राज्य प्रशासन ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कोर्ट में प्रशासन ने ये रेखांकित करते हुए कि पाकिस्तान आतंकवादी संचालकों द्वारा भयानक 6 युद्धों का समर्थन करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए क्षेत्र में इंटरनेट की स्पीड 2G तक सीमित की गई है। प्रशासन ने कोर्ट में यह भी कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और इसके तहत किसी भी व्यापार या व्यवस्था के मद्देनजर संविधान की दायरे में रहते हुए राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में इंटरनेट पर अंकुश लगाया जाए। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 4G इंटरनेट स्पीड की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब देते हुए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को शीर्ष अदालत के 10 जनवरी के फैसले के बाद हटा लिया गया। पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था और वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अब इंटरनेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने चालू करवाया था 4G स्पीड में, और फिर जो है जम्मू कश्मीर के जो है प्रशासन ने उसने फिर से अब जो कह दिया है कि इसको फिर से बंद किया जाए और 2G स्पीड तक इसको सीमित रखा जाए, जिससे कि आतंकी इसका इस्तेमाल ना कर सकें। क्या 2G स्पीड से आतंकी इंटरनेट का जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रशासन ने काफ़ी बड़ा कदम उठाया है आतंकवाद को लेकर। देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है। गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले। शुक्रिया।